है साझेदारी की, जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। ध्यान देना, साझेदारी, पार्टनरशिप, क्लियर। साझेदारी अधिनियम 1932 है। क्या है? साझेदारी अधिनियम 1932 है। ठीक है। साझेदारी अधिनियम का जन्म कहां से स्टार्ट हुआ? तो साझेदारी अधिनियम किसका कन्वर्जन है, ये आपको पता होना चाहिए। साझेदारी अधिनियम 1932 कन्वर्जन है समझौता अधिनियम 1872 का। किसका? समझौता अधिनियम 1872 का कन्वर्जन है साझेदारी अधिनियम 1932। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? 1872। 1872 का कन्वर्जन है साझेदारी अधिनियम 1932। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहां से हम स्टार्ट करते हैं साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक है। तो साझेदारी में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? साझेदारी क्या होती है? एक के साथ कोई साझेदारी हो सकती है। अगर कोई एक व्यक्ति है तो क्या वो साझेदार हो सकता है? नहीं। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक मतलब कि दो पर्सन जब आपस में मिलकर किसी भी कार्य को करने के लिए एग्री होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? एक संगठन। लेकिन उसी कार्य को जब लाभ, ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आपस में डिवाइड करने के लिए तैयार होते हैं तो उस संगठन को हम बोलते हैं साझेदारी। ध्यान दीजिएगा, दो से अधिक, एक में साझेदारी नहीं हो सकती, तो दो से अधिक व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं और उस कार्य से जो भी प्रॉफिट लाभ होता है आपस में हिस्सेदारी बांटने के लिए तैयार होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। क्लियर? ये डिफिनेशन है। जहां पे लाभ हानि का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। ये पॉइंट आप नोट करिएगा। तो ये एक टॉपिक हो गया साझेदारी का कि दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन जो कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार कर रहे हैं और आपस में लाभ हानि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो क्या होती है? साझेदारी होती है। क्लियर? क्लियर, समझ में आ गया? अब पॉइंट आता है कि क्या दो ही लोग रहेंगे? सेकंड पॉइंट, क्या पार्टनरशिप फर्म में दो ही लोग हो सकते हैं? तो कंडीशन नंबर 1 कि पार्टनरशिप फर्म में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो पार्टनरशिप फर्म में अधिकतम आपके 20 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं भैया? 20 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। कैसे कैसे हो सकते हैं इसके बारे में समझिए। अगर आप बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं तो आपकी फर्म में 10 सदस्य हो सकते हैं, 10 साझेदार हो सकते हैं। लेकिन बैंकिंग के अलावा अन्य व्यवसाय के संबंध में आपके पास 20 साझेदार हो सकते हैं। क्लियर? अब बात आई भैया कि ये साझेदारी अधिनियम 1932 के किस धारा के अंतर्गत ऐसा कहा जा रहा है? होगा ना भाई कि इस साझेदारी अधिनियम 1932 के किस अधिनियम में लिखा हुआ है, किस एक्ट में, किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि इतने ही रहेंगे, 20 रहेंगे या 20 से ज्यादा नहीं रहेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि साझेदारी अधिनियम, ध्यान दीजिएगा, साझेदारी अधिनियम 1932 में ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि साझेदार में कितने संख्या हो सकती है या कितने सदस्य हो सकते हैं। तो साझेदारी अधिनियम में कहीं भी ये आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं है। इसके बारे में, संख्या के बारे में, किसकी संख्या के बारे में? साझेदार की संख्या के बारे में। किसकी संख्या के बारे में? साझेदार की संख्या के बारे में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा।
तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि जब इस 1932 के अंतर्गत ये लिखा ही नहीं गया है कि कितनी संख्या होगी, तो हम कैसे मान ले भैया हम बीसी संख्या के अंतर्गत रहेंगे। क्लियर। तो इस का जिक्र जो है ये आता है कंपनी अधिनियम 1956 में। कंपनी अधिनियम 1956 सेक्शन 11। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 11 में आपको साझेदारी की संख्या के बारे में बताया गया है। साझेदारी की संख्या के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि अगर आप बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड कर रहे हो तो आप 10 सदस्य हो सकते हो, और इसके अलावा कोई व्यवसाय कर रहे हो तो आप कितने सदस्य हो सकते हो? 20 मेंबर हो सकते हो, 20 सदस्य हो सकते हो। क्लियर। ये क्लियर हो गया कि साझेदारी में कितने सदस्य हो सकते हैं और ये कहां से नियम अलॉट होता है और कैसे अलॉट होता है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाता है। क्लियर। अब हमें साझेदारी की संख्या के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं कि साझेदारी बन गई तो बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा। तो हमने साझेदारी जब स्टार्ट की तो जब दो, मान लीजिए हमारे पास 2 ही सदस्य हैं, ठीक है, चलिए 3 कर लेते हैं, 3 साझेदार हैं, ठीक है। अब ये 3 साझेदार क्या हमेशा साथ में रहेंगे? नहीं रहेंगे। कभी भी किसी के मन में विवाद हो सकता है, कभी भी किसी के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो सकती है, या उसको छोड़ के जाना हो, या उसको साथ में बिजनेस नहीं करना हो, या उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो के केस में क्या होगा? तो इसलिए क्या साझेदारी का निर्माण कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण कैसे होगा, कमेंसमेंट कैसे होगा? तो जिसपे कमेंसमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्योंकि आज हम हिंदी पैटर्न में चल रहे हैं तो हम बात करते हैं इसको साझेदारी संलेख, इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसी को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इसी में पूरे टर्म कंडीशन के बारे में लिखा रहता है कि कौन सा साझेदार किसके लिए लाइबल है, किसके लिए लाइबल नहीं है, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, कौन कब तक साथ में रहेगा, कौन कब तक साथ में नहीं रहेगा। क्लियर। ये यहां पे मेंशन किया जाता है, उसी बोलते हैं साझेदारी संलेख। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बात करो तो वहां पे मिलता है आपको संलेख, डीड। संलेख को क्या बोलते हैं? डीड बोलते हैं। क्लियर। आज शुद्ध हिंदी की बात करेंगे एकदम। ओके, ये हो गया। तो वहां पे क्या बनेगी? डीड बनेगी। और डीड में कंपनी के नाम, फर्म की लायबिलिटी, ठीक है, क्षेत्र, एरिया, कार्य, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ वहां पे लिखा जाएगा। ये होने के बाद क्या होगा? पूंजी, पैसा आएगा तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। तो बात आती है पूंजी की। तीनों साझेदार आपस में पूंजी क्या करेंगे? फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या लगाएंगे, ठीक है। जितने भी साझेदार हैं वो अपना क्या करेंगे? पूंजी लगाएंगे। अब यहां पे मान लीजिए कि 50-50 हजार रुपए की पूंजी लगाई गई, ठीक है। अब क्वेश्चन एक ये बनेगा कि जो साझेदार ने फर्म को पूंजी दिया, जो साझेदार फर्म को पूंजी दिए या लगाए, क्या साझेदार इस पर ब्याज लेने का हकदार है? क्या ब्याज ले सकता है? पूंजी जो इस पे लगाई गई, क्या उस पे वो ब्याज ले सकता है? तो आंसर है नो। जब ये कैपिटल लगाई जाती है, पूंजी लगाई जाती है, तो पूंजी पे किसी भी प्रकार का ब्याज दे नहीं है, किसी भी प्रकार का ब्याज दे नहीं है। जितने भी कैपिटल फर्म में लगाई जाएगी, किसके द्वारा? साझेदार के द्वारा। क्लियर। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैं सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन की बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप PYQ आप पलट के देख लेना, इससे 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया
पूंजी, पूंजी में क्या बना कि क्या जो ये लग रहा है कैपिटल, ये जो पूंजी लगाई जा रही है, क्या इस पूंजी पे साझेदार ब्याज लेने के लिए हकदार हैं? क्या ब्याज ले सकते हैं? तो आंसर है नो। किसी भी साझेदार की पूंजी पर लगाई गई पूंजी पर फर्म के द्वारा कोई भी ब्याज पे नहीं किया जाएगा, दे नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो साझेदार है, जो साझेदार है, उन्होंने फर्म से कोई अपने यूज के लिए पैसा निकाला। ठीक, अब यहाँ पे फर्म आ गई, साझेदार का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गई? जो फर्म बनी, फर्म मतलब व्यापार, जो फर्म बनी उस फर्म से किसी साझेदार ने 50,000 रुपए अपने काम के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। हिंदी में तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो क्या फर्म इस पैसे पर ब्याज वसूल कर सकती है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आप लोग पन्ना पलटिएगा, आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, तो क्या फर्म इस पैसे पर ब्याज साझेदार से ले सकती है? तो आंसर है नो। किसी भी तरीके का ब्याज फर्म ड्राइंग पर नहीं ले सकती है, पर्सनल यूज पर नहीं ले सकती है। क्लियर? ये हम आंसर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ओके, अब बात आती है, सेकंड बात आती है कि अगर फर्म में पूंजी के बाद, फर्म में पूंजी के बाद अगर कुछ और पैसे की जरूरत पड़ती है बिजनेस में, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और किसी साझेदार द्वारा फर्म को एज ए लोन दिया जाता है, उधार दिया जाता है, तो क्या इस उधार दिए गए पैसे पर साझेदार फर्म से ब्याज लेने का हकदार है? तो आंसर है यस। अगर कैपिटल के अलावा, पूंजी के अलावा कोई भी फंड अगर साझेदार के द्वारा फर्म में ट्रांसफर किया जाएगा, फर्म को दिया जाएगा एज ए लोन, तो उस पर साझेदार फर्म से ब्याज लेने के हकदार है, ब्याज ले सकता है। तो नियम है कितना परसेंट? तो जितना भी कैपिटल बनेगा उसका 6%। कितना? 6%। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कुछ कंडीशन, तो 6% साझेदार को ब्याज देना पड़ेगा उसके द्वारा दिए गए लोन अमाउंट पर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, फर्म में किसी भी साझेदार के द्वारा जब फर्म को लोन दिया जाता है तो उस लोन अमाउंट पर साझेदार 6% के हिसाब से ब्याज लेने का हकदार है और उसको दिया जाएगा। क्लियर? यहां तक तो सही है। अब बात ये आएगी कि क्या फर्म में अगर हम किसी अन्य व्यक्ति को इंटर करें, फर्म में सपोज 3 व्यक्ति थे, 3 के अलावा एक और भाई साहब जुड़ना चाह रहे हैं कि हम भी आपके साथ बिजनेस करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? फर्म में क्या परिवर्तन आएगा? तो सबसे पहले बात समझिए कि जहां पे 3 लोग आपस में अपने हिस्सेदारी बांटकर चल रहे थे, प्रॉफिट लॉस सारी शेयरिंग कर रहे थे, तो जब चौथा पर्सन जुड़ेगा तो क्या होगा? तो जब चौथा पर्सन जुड़ेगा तो ये जो 100% का रेशियो होता है वो अभी 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो अभी किस में डिवाइड होगा? 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो क्या होगा? तो फर्म की संपत्ति और लायबिलिटी का रेशियो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि फर्म में किसी नए साझेदार को जुड़ने पर फर्म की संपत्तियों में क्या परिवर्तन होगा? फर्म की संपत्तियों में क्या परिवर्तन होगा? तो जब कोई 4th पर्सन इसमें ऐड होगा तो जाहिर सी बात है उसका परिवर्तन होगा। ठीक है,
अब लेकिन जब परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन को कौन एक्सेप्ट करेगा, तो उसके हिस्सेदार कौन होंगे, तो जाहिर से बात है कौन होगा, पुराने साझेदार। कौन होगा, पुराने साझेदार। मीन्स कि जब नया व्यक्ति इंटर होगा तो वो किसके शेयर को लेगा, वो किसके हिस्सेदारी को लेगा, वो पुराने साझेदार की हिस्सेदारी का ही तो लेगा। तो अब ऑप्शन आ रहा है, पूरा ऑप्शन क्या ऑप्शन आ रहा है कि या तो ये तीन साझेदार आपस में थोड़ा थोड़ा दे, या तो कोई एक साझेदार अपनी अपने वैल्यू की में डिस्ट्रीब्यूट करे, यही होगा ना। तो फर्म में कंडीशन बनेगी या सारे साझेदार अपने हिस्सेदारी दे या कोई एक साझेदार अपनी हिस्सेदारी में उसको हिस्सा दे। ठीक है, क्वेश्चन ये होगा। तो उसका वहन कौन करेगा, पुराने साझेदार। तो उसकी हिस्सेदारी किस में आएगी, पुराने साझेदार में। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जब नए साझेदार की एंट्री होगी, ध्यान देना, जब नए साझेदार की एंट्री होगी उसे चलते हैं पार्टनर एडमिशन। क्या बोलते हैं, पार्टनर एडमिशन। जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, न्यू पार्टनर एडमिट होगा, तो जाहिर सी बात है पूरे स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तन। मीन्स कि जो रेशियो था वो रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब रेशियो चेंज हो जाएगा तो उस रेशियो को फिर से रिकाउंट करने के लिए फर्म कौन सा अकाउंट बनाएगी। एग्जाम में 100% पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, नेट, टीजीटी, टीजीटी, हायर एजुकेशन का जितने भी कॉमर्स के एग्जाम है तब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है कि किसी भी फर्म में जब नए साझेदार की एंट्री होती है, किसी भी फर्म में जब नए पार्टनर की एंट्री होती है, तो उस केस में कौन सा अकाउंट बनाया जाता है। तो उस केस में हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से हिंदी में कहते हैं पुनर्निर्माण खाता। क्या बनाते हैं, पुनर्निर्माण खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता। क्या बोलते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता। मीन्स कि जब पहले कितने साझेदार थे, 3, अब चौथा जुड़ा, जब चौथा जुड़ा तो उसके सारे की हिस्सेदारी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो सारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या हो गए, चेंज हो गए। सारे हिसाब किताब क्या हो जाएंगे, चेंज हो गए। इसका मतलब कि अब हिसाब किताब के अकाउंट में परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा, यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। मतलब कि अब फिर से उसको मूल्यांकन किया जाएगा। ये माइंड में सेव कर लीजिए, ये हमेशा आपका क्वेश्चन सही होगा। जब भी किसी भी फर्म में न्यू साझेदार की एंट्री होती है तो उस फर्म की सभी संपत्तियों और दायित्व, एसेट और लायबिलिटी में परिवर्तन होता है, जिसके खातिर हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। ये एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, डन। चलिए, हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अकाउंट इंटर हो गया, एक नया एडमिशन हो गया, और नया एडमिशन पे हमने क्या कर दिया, अपने अकाउंट को रीवैल्यूएट कर दिया। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब नए साझेदार की एंट्री होती है किसी भी फर्म में, तो उस समय फर्म कौन सा अकाउंट बनाती है, पुनर्मूल्यांकन खाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट जनरेट करती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाती है फर्म। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगर कोई आया है तो कोई जाएगा भी, हो सकता है उसका मन उससे उब गया हो, उसको वहां पे रहने का मन नहीं कर रहा हो दूसरे आने से, तो इसे बोलते हैं रिटायरमेंट। क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट। मतलब जब हम कोई भी साझेदार जब छोड़ के जाएगा, कोई भी साझेदार जब छोड़ के जाएगा, रिटायरमेंट होगा या उसका छोड़ के चला जाए या उसकी डेथ हो जाए। दो कंडीशन होगी, या तो रिटायरमेंट हो जाए मतलब वो छोड़ के चला जाए, या तो उसकी डेथ हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में फर्म क्या करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जिस डेट तक वो है उस डेट तक क्या बनेगा, फाइनेंशियल बनाए जाएंगे। फाइनेंशियल सेम रेशियो पे बनाया जाएगा।
फाइनेंशियल सेम रेशियो पे बनाया जाएगा और लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जब तक वो है। क्लियर? ये चीज आप ध्यान देखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि एक पुराने साझेदार के जाने के बाद उनके लाभ और हानि को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरीके से बांटा जाएगा। तो उसका आंसर है कि जिस डेट तक वो है उस डेट तक उसके फाइनेंशियल लाभ और हानि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पूंजी के रेशियो में। क्लियर? ये क्वेश्चन एग्जाम में भी हमेशा पूछा जाता है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन इसी में और जोड़ देते हैं, पॉलिसी के लिए, LIC बीमा की बात होती है, फर्म का हमेशा बीमा होता है, तो LIC में एक क्वेश्चन और वहीं से जोड़ दिया जाता है कि किसी भी साझेदार की मृत्यु होने के बाद, किसी भी साझेदार की मृत्यु होने के पश्चात उसके जीवन बीमा के पैसे को किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसका आंसर है कि जिस डेट तक वो था उसके सारे लाभ और हानि जितने भी उसके थे, उसके प्रॉफिट थे, उसके लाभ थे, उसकी लायबिलिटी थी, उसके हानि थे, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो भी है, वो LIC हो, वो लाभ हो, वो हानि हो, जो भी हो, उसके अकाउंट में सेम डेट तक, जब तक टिल डेट तक वो जिंदा था, उसके अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर? ये यहां तक हो गया। अब बात हो रही है अब ये बात हो रही है आपकी कि इसमें आगे का प्रोसेस क्या होगा। अब देखो, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है भैया? अब तो हो गया ना, स्टार्ट हुआ, बीच में रन हुआ, कैपिटल लगा, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ। अब छठा पॉइंट क्या एग्जामिनर के माइंड में चलेगा भैया? अब छठा पॉइंट माइंड में चलेगा कि अब बिजनेस तो बंद होने की कगार पे है, पार्टनरशिप क्या होगा? बंद होने की कगार पे है। तो अब क्वेश्चन क्या होगा भैया कि पार्टनरशिप का समापन कैसे होगा, पार्टनरशिप का समापन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम बात करेंगे दो चार टॉपिक और कि जो साझेदार होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, समझिए। तो जो साझेदार एक एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, साझेदार की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, जिसे बोलते हैं असीमित। क्या बोलते हैं? असीमित। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है? कंपनी के साथ। किसके साथ पूछा जाता है? कंपनी के साथ। उसी में जोड़ दिया जाता है एकल व्यापार, प्रोप्राइटरशिप भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के पूछा जाता है। तो साझेदार की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है, बट कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है, सीमित होती है। क्या होती है? सीमित होती है। उसी तरीके से प्रोप्राइटर की क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है। ठीक है, इस परफेक्शन में ये चीजें पूछी जाती है कि एक साझेदार की लायबिलिटी दायित्व क्या होता है फर्म के लिए। तो एक साझेदार का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। उसी तरीके से कंपनी में सीमित होता है। कंपनी में क्या होता है? सीमित होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं उनके शेयर के अकॉर्डिंग ही उनकी क्या होती है? वैल्यू होती है। जितना परसेंट शेयर होल्डर है उतने परसेंट उनकी क्या है? वैल्यू है। तो इसलिए उनकी जो लायबिलिटी वो क्या है? सीमित है, लिमिटेड है। लेकिन इसी में प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड है, खुद ही मालिक है, खुद ही नौकर है, खुद ही ओनर है। जो भी लाभ होगा हमारा है, जो भी प्रॉफिट होगा हमारा है, जो भी लॉस होगा हमारा है। दैट इज द प्रोप्राइटर फर्म। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं कि साझेदार की लायबिलिटी क्या होती है। तो साझेदार की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है और सीमित होती है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे हमने पॉइंट भी बताए हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप बैक में जाकर देखिएगा। दूसरा पूछा जाता है भैया कि अब समापन की बात आ गई है, एंडिंग वाइंड अप की बात आ गई है, तो साझेदारी का समापन कैसे होगा? तो साझेदारी का समापन भैया दो तरीके से होगा। कैसे? एक तो सरकार कह दे कि भैया बस करो, आप लोग गलत कर रहे हो। ठीक है,
सरकार ने देख लिया कि आप लोग अफीम ड्रग्स बेच रहे हो, तो आप क्या कर दो भैया, अपने इसको बंद कर दो, हम इसको बंद करने का आदेश दे रहे हैं। तो न्यायालय क्या कर देगी, आदेश दे देगी और आपका ये फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है। दूसरा चैप्टर है कि साझेदार खुद इसको बंद कर दे, साझेदार क्या कर दे, खुद ही बंद कर दे। ठीक है। तीसरा चैप्टर है कि सारे साझेदारों में से साझेदार, सभी साझेदार क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, सब लोग पैसा लेके भाग जाए। अगला है कोई एक साझेदार दिवालिया हो जाए, कोई एक साझेदार क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए। ठीक है। या कोई एक साझेदार गलत एक्टिविटी में पाया जाए, या पूरी फर्म गलत एक्टिविटी में पाई जाए। ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, साझेदारी का समापन हो जाता है। ओके, ये साझेदारी का प्रोसेस था। अब अगर हम बात करें कि साझेदारी में क्वेश्चन कितने पुटअप किए जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पीजीटी में तो पूरा चैप्टर है साझेदारी का, जो हमने इसको बता दिए। ठीक है। अब इसमें जो ये तो हो गए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन। अब इसमें जो इधर उधर से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, जैसे साझेदार कौन हो सकता है, साझेदार कौन हो सकता है, तो कौन हो सकता है, एक आदमी। वो कौन हो सकता है, वयस्क हो सकता है। वयस्क मतलब कि उसकी एज 18 साल से ऊपर हो, उसको सोचने समझने की क्षमता उसके पास हो, उसकी बुद्धि सही काम कर रही हो, उसके प्रॉफिट और लॉस सही काम कर रहे हो। ठीक है। अब बात है वयस्क, लेकिन क्या अवयस्क, अवयस्क को भी साझेदार बनाया जा सकता है, अवयस्क को भी क्या साझेदार बनाया जा सकता है, तो यस, बनाया जा सकता है। लेकिन पहले तो कंडीशन है कि नहीं बनाया जा सकता, 1932 कह रहा है कि अवयस्क को साझेदार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन दूसरी कंडीशन कह सकती है यस, बनाया जा सकता है। बट कंडीशन क्या है, कैसे बनाया जा सकता है, जब सभी साझेदार, जितने भी प्रेजेंट टाइम में साझेदार हो, वो क्या हो, सहमत हो। जितने भी साझेदार हो वो क्या हो, सहमत हो। तो इस केस में अवयस्क को साझेदार बनाया जा सकता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि किसी भी साझेदार की मृत्यु होने के बाद, किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाए और उसके बेटे को साझेदार बनाया जा सके। तो दो कंडीशन में अवयस्क को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। लेकिन अवयस्क को जो है, मतलब कि वह फर्म की सिर्फ लाभ के लिए ही जिम्मेदार है, मतलब कि वो सिर्फ लाभ में हिस्सेदारी ले सकता है। ध्यान दे, कितनी मजे वाली बात है, लाभ में हिस्सेदार है लेकिन वो फर्म की हानि में हिस्सेदार नहीं है, फर्म के नुकसान में वो हिस्सेदार नहीं है। कौन सा, वो अवयस्क। क्योंकि वो क्या है, उसको समझने की क्षमता नहीं, उसके पास उसको बिजनेस को समझने की क्षमता नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा, लॉस होगा तो हमको भैया नहीं पता, हम तो बच्चे हैं। ठीक है। तो ये नियम है साझेदारी अधिनियम का। क्लियर। इतने सारे डाउट हमने पूरे आपको बता दिए। ये पूरा एक चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म का। इसमें कुछ बीच में छूटे होंगे एक आध दो लाइन, बट पूरे पार्टनरशिप को हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये चीज ध्यान रखिएगा, पूरे पार्टनरशिप को हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन।